सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था थर्मोकेमिस्ट्री और हम लोग पढ़ेंगे अब फाइनली आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से कम एक क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। ठीक है, अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, देखते ही कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो आयोनिक इक्विलिब्रियम का होगा उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आने के इक्विलिब्रियम को पता नहीं क्या कि एकदम भयानक तरीके से पढ़ा दिया जाता है, इसलिए बच्चे बहुत घबराते हैं। जिसकी आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छी है, ऑल गुड। नहीं अच्छी है तो कोई बात नहीं, भले ही ये हमारा क्रैश कोर्स है, लेकिन हर एक चैप्टर को मैं इतने अच्छे तरीके से कवर करता हूँ, ठीक है, आप देखे होगे तो, कि सब कुछ क्लियर हो जाता होगा आप लोग को। आई होप सो। ठीक है, तो जो न्यू कमर्स है इस चैनल पर मैं बता दूं कि हमारा केमिस्ट्री क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है। अभी तक 5-6 फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी कवर करवाने वाला हूँ। ठीक, तो अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाए इस चैनल से। और फिर इसका क्रैश कोर्स भी मैंने ही करवाया है इसी चैनल पे, और क्लास 11 का हर एक चैप्टर, क्लास 12 का हर एक चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी न्यू कमर्स हैं इस चैनल पे, या फिर जो भी बच्चे हैं जो फिजिक्स क्रैश कोर्स को नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके देखें। वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। आप नीट का पेपर दे के आओगे, ठीक है, अब मैं देखो आपको बताऊंगा कि देखो इस क्रैश कोर्स में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट बताए थे और जो बताया था वहीं से उठ के आया। तुम देख लेना, ठीक है, मैं सोल्यूशन इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन मेरे ही क्रैश कोर्स से आए हुए हैं, देख लेना। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में डिक्टो दिखाऊंगा। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेलेक्टिव आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो मैं सब कुछ कवर करूंगा। क्या ज़्यादा समझना है, क्या ज़्यादा छोड़ना है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और बहुत ईजी तरीके से एकदम बच्चे की तरह समझाऊंगा। अगर इससे पहले आने की इक्विलिब्रियम टफ लगता था तो ये लेक्चर देखने के बाद भाई आने की इक्विलिब्रियम टफ आपको नहीं लगेगा, इस चीज़ की आपको गारंटी है। ठीक, अच्छा, अगर आपको वीडियो साफ साफ ना दिखाई देती हो तो प्लीज़ इसको आप 480p रेजोल्यूशन में देखें। और अगर आवाज़ क्लियर नहीं आती हो तो प्लीज़ ईयरफोन लगा कर देखें, मतलब आवाज़ अगर कम आती हो तो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आने की इक्विलिब्रियम जो बोलूँगा, जैसे बोलूँगा उसके बेसिस पे नोट्स बना लेना, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना और वैसे ही रिवाइज करना। एकदम मस्त, एकदम झमाझम वाला रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झमाझम वाला रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मेरी तबीयत तो पहले से ठीक हो गई अभी भाई। ठीक है, आप लोग के प्रेयर की वजह से, लेकिन थोड़ी बहुत अभी भी खराब है, गले में हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक ना, गले में खराश है बस, बाकी तबीयत से तो एकदम झमाझम हो गया हूँ। चलो, जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ, जैसे बोलूंगा पूरे लेक्चर में उस तरीके से नोट्स बना लेना। ठीक है, जो बोलूंगा जो लिखूंगा दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना। मेरे लेक्चर में कुछ भी स्केप मत करना। ठीक है, सारे के बेसिस पे नोट्स बनाना, सबके बेसिस पे नोट्स बनाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, इस घबराना नहीं, ठीक है, बहुत बच्चे की तरह समझाऊंगा। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना समझाने की ज़रूरत है उतना आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाकी सारा क्रैश कोर्स की वजह से क्रैश कोर्स की तरह ये नहीं होने वाला है। ठीक है, कि मतलब कुछ भी बोल दिए, बकैती मार दिए और उसके बाद फिर 10 कॉन्सेप्ट लिख दिए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया और चले गए बस। ना ना, वैसा मैं नहीं करवाता हूँ। अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा आपको जितना ज़रूरत है। ठीक है, विश्वास रखना। लेकिन जो बोलूंगा जो लिखूंगा दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों में से कुछ भी पूछे क्वेश्चन में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, डिसोसिएशन में और आयनाइजेशन में क्या अंतर है ये समझो। ठीक, अगर मान लो कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे आयनिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास NaCl, NaCl ये तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है। जब इसको तुम वाटर में डालोगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, ये आपका आयनिक कंपाउंड है, तो ये आयंस में बदल गया, क्या हुआ, आयंस में बदल गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन, मतलब आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग वाटर में डालते हैं और वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। और डिसोसिएशन का क्या कहलाता है, जैसे मान लो HCl, तो HCl तुम्हारा क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ये तुम्हारा क्या है, आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो जब किसी कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देते हैं और इसको हम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, H+ और Cl-। तो उस तोड़ने को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। तो इस केस में डिसोसिएशन हुआ और इस केस में क्या हुआ, आयनाइजेशन हुआ। मतलब कि अगर आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो उसको आयनाइजेशन बोलेंगे, और अगर कोवैलेंट को डालेंगे और वो आयंस में अगर बदले तो क्या हम लोग उसको बोलेंगे, डिसोसिएशन बोलेंगे। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछे या डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन पूछे तो उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितना टूटा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मान लो हम लोग NaCl लिए, कितना, 4 मोल, मैं बोल रहा हूँ इसका टूट के, ठीक है, ये पूरा नहीं टूटा, Na+ प्लस Cl-, ठीक है, Cl-, मान लो पूरा नहीं टूटा, ठीक है, हालांकि NaCl पूरा टूट जाता है क्योंकि ये तुम्हारा सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, तो NaCl जो है वो NH+ और Cl- में आ गया, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा नहीं टूटा है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब कुछ इसमें टूटा और दोबारा बन के दोबारा यही बनने लगा, मतलब दोबारा रिएक्शन करके यही बनने लगा। तो इसका 2 मोल टूटा, क्या टूटा, इसका 2 मोल टूटा, ठीक है, और ये 2 मोल बना और ये 2 मोल बना, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो बताओ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, तो उसको मैं अल्फा से करूंगा डिनोट। और कितना टूटा NaCl का, 2 मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड 2 हुआ, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिए थे कंपाउंड का, 4, तो ये तुम्हारा कितना हुआ, 1/2, मतलब कितना हुआ, 0.5। अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हुआ तुम्हारा 50%। क्या हुआ, 50%, मतलब अल्फा कितना हुआ, 50% हुआ। समझ में आया, तो ये होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो फॉर्मूला है इसका आपका बाद में यूज आने वाला है, ठीक। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जैसे बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, सबके बेसिस पे नोट्स बना लेना, एकदम मजा आ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हिम्मत मत हारना, अपने आप पे भरोसा रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे सर सिर्फ पढ़ाया करो, ये सब जो बोलते हो बीच बीच में वो मत बोला करो, ठीक है, मतलब कि कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अरे भाई, पढ़ाई के साथ साथ ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ और मैं बोलूँगा भी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ पढ़ते रहोगे पूरे लेक्चर में तो बोर हो जाओगे और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बीच बीच में इसलिए बोलते रहता हूँ ताकि आप भटको नहीं और ध्यान में रहे कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है और कैसे सब कुछ करना है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, डिफिनीशन पहले तुम लिख लो। एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक कंपाउंड ही है, हुज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, मेल्ट्स, कुछ एक्वा सोल्यूशन मेल्ट्स। समझ में आया क्या होता है, देखो फिर से सुनना। एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड हुज एक्वा सोल्यूशन और इट मेल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, इलेक्ट्रोलाइट एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड है। अगर तुम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, मतलब पानी में डालोगे या फिर किसी लिक्विड में डालोगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। ये क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। मेल्ट करना मतलब वो डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और उसके टूटने की वजह से उस पानी में या उस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है सर, नहीं इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा वो याद रखो। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों का जो एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप वो याद कर लो, आगे यूज आएगा, ठीक है। ये सब बच्चे थोड़ी छोटी चीजें नहीं याद रखते हैं और बाद में क्वेश्चन ही उनसे नहीं बनता आने के इक्विलिब्रियम का। तो जो बोल रहा हूँ याद करते जाना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल याद कर लो, NaOH, KOH, HCl, H2SO4, NaCl, KNO3। इतना एग्जाम्पल आप इसका याद कर लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप याद कर लो, NH4OH, CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, लिख लेना, ठीक है। और HCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, लिख लेना, ठीक है। अच्छा सर, इसका क्या यूज आएगा आगे, मतलब क्वेश्चन में क्या यूज आएगा। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 100% होती है अप्रोक्सीमेटली। मतलब कि तुम जितना NaOH लोगे, ठीक है, वो पूरा टूट जाएगा Na+ प्लस OH माइनस में, ठीक है ना।
लेकिन जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरा नहीं टूटता है। NH4OH है तो ये तुम्हारा टूटेगा NH4+ और प्लस OH माइनस में, मतलब जितना NH4OH लिए वो पूरा नहीं टूटेगा। 2 मोल इसका लिए हो तो पूरा ये 2 मोल नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है, इसका 2 मोल होगा तो इसका 2 मोल बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा, ठीक है। कभी भी अगर ये सीधा एरो वाला साइन बना हुआ है तो समझ जाना ये क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। 100% डिसोसिएशन मतलब ये पूरा टूट के ये बन जा रहा है, ठीक है ना। और अगर कभी भी देखो ये इक्विलिब्रियम वाला साइन बना होगा, ठीक है, तो ये समझ जाना आप कि ये पूरा नहीं टूट रहा है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर क्वेश्चन में दिया ना हो कि ये कौन सा, मतलब ये रिएक्शन ना दिया हो तो आप कैसे पहचानोगे। आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जितना भी एग्जाम्पल है वो याद रखना होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ क्या क्या याद रखना है, इसका एग्जाम्पल याद कर लेना। ये पूरा टूटेगा 100% डिसोसिएशन, इसके लिए अल्फा 100% होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा नहीं टूटते हैं, ठीक है, पूरा नहीं टूटते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ाया हुआ है, प्लीज जाके पूरा अच्छे से देख लेना केमिकल इक्विलिब्रियम, वो पूरा देख लोगे तभी आयनिक इक्विलिब्रियम पे आना, नहीं तो आधा अधूरा समझ में आएगा तो फिर किसी काम का नहीं। इसलिए आप देखोगे मैं सीक्वेंस वाइज सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो यार शायद ये नीचे वाला रिएक्शन कट गया, NH4OH वाला जो रिएक्शन था मैं इसी की बात कर रहा था। देखो यहाँ इक्विलिब्रियम का अगर साइन बना हो, ठीक है, तो समझ जाना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा इसमें नहीं टूट रहा, मतलब इसका 2 मोल लियो तो ये 2 मोल नहीं बन रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। और सबसे हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ। क्या, ऑस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ, या फिर इसको डाइल्यूशन भी बहुत लोग बोलते हैं, जो भी बोल लो भाई, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, ऋषभ शाह नाम दे दो, साक्षी रनावत नाम दे दो, बीइंग अ डॉक्टर नाम दे दो, अंजलि नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो भाई, लेकिन नाम दे दो, ठीक है। मज़ा आता है ऐसे पढ़ने में, जो जो नाम दिया हुआ है केमिस्ट्री वाले में उसको वैसे क्यों याद करूं भाई, ठीक है ना। मैं जैसे भी याद रखूं नंबर तो उतने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आपको आसान हो वैसे याद कर लो। ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, देखो क्या होता है, बहुत ईजी है ये लॉ सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लीकेबल होता है, याद कर लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज होते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज होते हैं। नोट कर लेना, जो जो जैसे जैसे क्वेश्चन आता है सब कुछ बताता हूँ, और जैसे जैसे बोलता हूँ, जैसे जैसे लिखता हूँ, सबके बेसिस पे नोट्स बना लेना। जो जो बोल देता हूँ ना हिंदी में, आपको इंपॉर्टेंट लगता हो तो उसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्या लगता हो, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी छोड़ोगे नुकसान आपका होगा। जैसे एक मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, ठीक है, ऑस्वाल्ड डिल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है, ठीक है। CH3COOH प्लस H2O, इसको किस में डाले, वाटर में डाले, ठीक है ना, क्या डाले, वाटर में डाले। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा नहीं टूटेगा, मतलब हमको यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाना है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ से ये एक H निकल जाता है और इसमें जुड़ जाता है, तो ये टूटता है CH3CO माइनस में, ठीक है, प्लस H3O प्लस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, याद कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। क्वेश्चन में अगर H3O+ लिखा रहे या फिर H+ लिखा रहे, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है, याद रखना, दोनों का मतलब सेम होगा, दोनों का मतलब सेम होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर ये टूट के ऐसे बना CH3CO माइनस प्लस H+, तो इसको भी सही माना जाता है, ठीक है। तो H+ और H3O+ दोनों को इक्विवेलेंट मान के चलना, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा के कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसका, CH3CO माइनस, ये मैंने सिखाया कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखना, ठीक है, H3O+, इसका कोफिशिएंट पावर में लगा दो तो 1 है, 1 1 लगा दिया, बाई CH3COOH, ठीक है, और ये तुम्हारा H2O, ठीक है, H2O तुम्हारा आया कि नहीं आया, हाँ ये आया तुम्हारा, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या है कि जो H2O है वाटर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट को हमेशा हम लोग एक्सेस में लेते हैं, किस में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, ठीक है ना। एसिटिक एसिड को इसमें हम लोग डाले H2O में, तो H2O हम लोग क्या है तुम्हारा लिक्विड है, H2O तुम्हारा लिक्विड है, ठीक है, और उसको मैंने एक्सेस में लिया। तो सर ने बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग एक्सेस में लेंगे तो उसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, कितनी लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, समझे, 1 लेंगे। अच्छा, इसका मतलब कि तुम्हारा जो के का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, CH3COO माइनस H3O+ बाई CH3COOH, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन
आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो कितना आसान है, बस यहाँ पे नाम बदल दिया, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में बस बेवकूफ बनाया गया। केमिकल इक्विलिब्रियम से हमको ये लिखने आता था कि देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, लिख दिए। अब यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हो क्या रहा है कि ये तुम्हारा आयन में चेंज हो जा रहा है। तो आयन में चेंज हो जा रहा है, तो आयन से कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल दिया, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तुम्हारा क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आप सीख चुके हो क्या, सीख चुके हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है। तो उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा, और जब उसको आयंस में तोड़ दिया मैंने, तो उसको क्या बोल दिया, आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग इसको बस के ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, के ए बोलते हैं। के मतलब क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। और के ए क्यों बोले, क्योंकि CH3COH तुम्हारा क्या है, एक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में एसिड में जो ए आया हुआ है उस ए को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। और के क्या डिनोट कर रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट को, मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन आयंस में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने बोल दिया आयनाइजेशन बोल दिया। समझ में आया, ठीक है। तो ये ए मतलब क्या होता है कि मैंने एसिड के लिए लिखा है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब तुम्हारा CH3COOH था प्लस H2O गिव्स CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। ये लिखने आना चाहिए, देखो ये लिखने आना चाहिए, ये आपको दिया नहीं रहेगा। अगर एसिड दिया रहेगा तो एक H हटा देना, ठीक है, इसमें से एक H हटा देना, ठीक है, जो तुम्हारा रिप्लेसेबल हो, और इसके साथ जोड़ देना, और ये हटा के CH3COO माइनस लिखना प्लस H3O प्लस लिखना। ये लिखने आना चाहिए। नहीं आता लिखने तो इसको याद कर लो, कोई टफ नहीं है ये, उसको याद करना। आप देखोगे कि एक H हटा दिए, ठीक है, यहाँ से, तो ये माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये H इसमें जोड़ दिए तो H3O प्लस आ गया। ये याद होना चाहिए, ये लिखने आना चाहिए आपको, ठीक है, याद कर लो इसको अच्छे से। अच्छा, ये हमको समझ में आया। अगर मान लो CH3COOH का मैंने पहले C मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलारिटी। C क्या है तुम्हारा, मोलारिटी। मोलारिटी को किस में डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सब कुछ मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया हूँ, वो देखे हो तो समझ में आया होगा, नहीं देखे हो तो आप गलती की हो, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम देखना, तभी आयनिक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा अगर मान लो ये पूरा टूटता, ठीक है, तो ये लास्ट में 0 बचता, और ये C बन जाता, और ये C बन जाता, ठीक है ना। ये हमको समझ में आया, ठीक है। सब कुछ मैं मोल कॉन्सेप्ट में और केमिकल इक्विलिब्रियम में सब कुछ सिखा चुका हूँ, अब दोबारा यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अच्छा, नहीं देखे हो वो सारे लेक्चर तो जाके देखो प्लीज, मोल कॉन्सेप्ट देखो जाके, और केमिकल इक्विलिब्रियम देखो, तभी यहाँ पे आना, ठीक है, तभी यहाँ पे आना, तभी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, ये चीज हम इसका मोलारिटी नहीं है, लेकिन ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा नहीं टूटेगा, ठीक है, पूरा नहीं टूटेगा। अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी हो हमेशा, ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन गिवन हो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो, तब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो पूरा नहीं टूटता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते हैं C माइनस C अल्फा। ये लिखने आना चाहिए हमेशा, ये करना अगर क्वेश्चन में अल्फा गिवन हो और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे ये आपको लिखना आना चाहिए। एट इक्विलिब्रियम ये पहले लिए थे, ठीक है, इसीलिए लिए थे, इसमें से C इंटू अल्फा माइनस करना होगा हमेशा। ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, C इंटू अल्फा आपको माइनस करना होगा, लिख लिए। अगर जो तुम्हारा इसमें से माइनस होगा वो यहाँ पे बनेगा C अल्फा, और यहाँ पे C अल्फा बनेगा। ये मैंने सिखाया कहाँ पे, मैंने सिखाया तुमको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार भाई, मोल कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा देख लेना, तभी आयनिक इक्विलिब्रियम देखना। नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, नहीं अच्छे से समझ में आएगा तो मुझे मत बोलना, ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम देख लेना पूरा मोल कॉन्सेप्ट, तब दोबारा ये देखना चैप्टर, ठीक है, तब आगे जाके देखना आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले देखना, मोल कॉन्सेप्ट पहले देखना, फिर देखना आयनिक इक्विलिब्रियम। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि सीक्वेंस वाइज नहीं देखते हैं। चलो, इसलिए सीक्वेंस वाइज सब कुछ देखते आना, जैसे जिस ऑर्डर में मैं अपने वीडियोस अपलोड किया हूँ उस ऑर्डर में ही पूरा देखते आना, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम पे आना, डायरेक्ट मत देखना, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज थे और हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसके लिए के ए लिखूं, देखो एसिड है ये हमारा, इसके लिए मैं अगर के ए लिख रहा हूँ, ठीक है, के ए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखो C अल्फा इंटू इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू C अल्फा। अभी के ए का एक्सप्रेशन मैंने निकाला था ना, बाई ये मतलब C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, और ये H2O क्या था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया था, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, तो ये C कैंसिल हो गया, C कैंसिल हो गया।
ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखना, कभी भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो, कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो कि 1 माइनस अल्फा इज टेंडिंग टू 1 होता है, याद कर लेना, ये याद कर लेना, ठीक है। इनफैक्ट जो भी निट में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें गारंटीड है कि ये एजम्पशन हमेशा लगेगा, क्या कि 1 माइनस अल्फा इज टेंडिंग टू 1। कभी भी निट में कोई भी क्वेश्चन आया और उसमें अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, एग्जाम्पल मैं याद करवा दिया हूं, तो उस केस में जो एजम्पशन 1 माइनस अल्फा का है वो टेंडिंग टू 1 लोगे आप, ठीक है ना। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, जो बोला हूं जो लिखा हूं दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाना। मतलब ये जो है वो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक ही सी कैंसिल होगा भाई, तो ये तुम्हारा क्या बचेगा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं? ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ इज वैलिड एंड इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर। सी तुम्हारा यहाँ पे क्या है? मोलैरिटी है। किसका मोलैरिटी है? इस एसिटिक एसिड का, मतलब जो तुम एसिड लिए हो। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। समझ में आया? अगर आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा? देखो अंडर रूट के ए बाई सी आएगा, ठीक है ना। अगर मैं मान लूँ कि इसका मैंने 1 मोल लिया हुआ है, किसका लिया? इसका 1 मोल लिया हुआ है, ठीक है। CH3COH का 1 मोल लिया हुआ है इनिशियली, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मैंने मान लिया कि जिस कंटेनर में इसको रखा है वो क्या है? V वॉल्यूम का है, ठीक है। तो 1/V, ठीक है, तो यहाँ पे 1/V रख दिया हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू वी आ गया। क्या है? अंडर रूट के इंटू वी आ गया। मतलब आप यहाँ से ये देख सकते हो कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू रूट वी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ का कौन सा कंक्लूजन सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। अगर इसी केस में मैं बेस का डिसोसिएशन देखता, क्या करता? बेस का डिसोसिएशन देखता। देखो यहाँ पे मैंने देखा है ना एसिड का, ठीक है। तो सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सेम तरीके से हम लोग बेस के लिए भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेस के लिए भी लिखते हैं के की वैल्यू। लेकिन यहाँ एसिड के लिए ए लगाया है तो बेस के लिए बी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि के बी लिख देंगे, ठीक है ना। ये बी मतलब क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और बाकी कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उस एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखो सुनना क्वेश्चन में क्या बोला है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन लिख लेना, छूट जाएगा क्वेश्चन तो वीडियो है रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा आपको फाइंड करना है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस इन 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एंड के की वैल्यू गिवन है आपको 2.1 इंटू 10⁻⁻4 एट 298 केल्विन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOH होता है, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। गिवन दैट ये H3O प्लस कन्वर्ट होगा और ये HCOO माइनस में कन्वर्ट होगा। ये मैंने लिखना सिखाया है कि यहाँ का एक H निकाल के इसमें जोड़ दो, ठीक है। HCO माइनस बन जाएगा और ये H3O प्लस बन जाएगा। तुमको इसका क्या फाइंड करना है? तुमको इसका फाइंड करना है, तुमको इसका फाइंड करना है। H3O प्लस का क्या फाइंड करना है तुमको? क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, आपको फाइंड करना है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मिक एसिड, ये तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुम क्या कर सकते हो? ऑस्वर्ड्स डाइल्यूशन लॉ लगा सकते हो। मतलब क्या कि के ए इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर लगा सकते हो। HCOOH का फॉर्मिक एसिड का तुमने कितना लिया है? कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m। m मतलब क्या होता है? मोलर, मतलब मोलारिटी, ठीक है। ये मैं सबको सिखा चुका हूँ पहले, ठीक है। ये समझ में आया। तो हमको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले अल्फा फाइंड करना है। के दिया हुआ है, के की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में कितने गिवन है? के की वैल्यू है तुमको 2.1 इंटू 10⁻⁴ गिवन है। सी तुमको कितना गिवन है, ठीक है। तो आप सॉल्व करना, पुट करके अल्फा निकालोगे तो आपकी जो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.1 इंटू 10⁻², ठीक है। इतनी वैल्यू आएगी, आप चेक कर लेना। के की वैल्यू यहाँ पे रखना, सी की वैल्यू रखना, आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब तुमको क्या फाइंड करना है? ओह, ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताना तो? अंडर रूट 2.1 इंटू 10⁻²। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.14। निकाल के देख लेना, कॉन्सेप्ट जो था मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो तोड़ने आना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि कभी भी अगर अल्फा दिया हो
क्वेश्चन में आप अल्फा निकाल लियो, आपको दिया हुआ है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस निकालना है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे लिखते हैं, 0.01, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो इसको मैं सी मान लेता हूँ। सी ये है पूरा टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, तो इसको कितना माइनस करेंगे, सी इंटू अल्फा माइनस करेंगे, कितना बनेगा, सी अल्फा और सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा और सी अल्फा बनेगा। समझ में आया आपको, ठीक है, जितना इसका कोफिशिएंट है उतना बनेगा। ये सब मैंने लिखना सिखाया है, ठीक है ना, कितना बनेगा, कहाँ सिखाया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये हमको समझ में आया। तो हमको कितना बन रहा है, H3O प्लस सी अल्फा बन रहा है, ठीक है। तो हमको कॉन्सेंट्रेशन किसका फाइंड करना है, H3O प्लस का फाइंड करना है, मतलब हमको सी इंटू अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अल्फा हम लोग फाइंड कर चुके हैं 0.14 और सी की वैल्यू गिवन है इतना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। कितना मल्टीप्लाई करोगे, सी अल्फा मतलब 0.14 इंटू 0.01, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था मैंने सिखा दिया, जो वैल्यूज हैं वो सोल्व करके आप देख लेना, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं एसिड्स एंड बेसेस। देखो अभी जो मैं एसिड्स एंड बेसेस का 3 डिफिनीशन आपको बताने वाला हूँ, तीनों अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो तीनों डिफिनीशन का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। फिर मैं वहाँ पे तीनों डिफिनीशन नहीं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज में चल रहा हूँ। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम देखने से पहले मोल कॉन्सेप्ट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा देख लेना, तभी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना, ठीक है। और अभी जो बता रहा हूँ एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट वो ऑर्गेनिक में यूज होगा, अच्छे से सीख लेना, ठीक है। जो जो जरूरत है उतना ही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ भी फालतू बात नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो पहला कॉन्सेप्ट देखो, आर्हेनिस कॉन्सेप्ट, आर्हेनिस कॉन्सेप्ट या फिर कुछ लोग बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देखो बहुत लोग को पता है कि एसिड और बेसिस टेस्ट के थ्रू कैसे पाए जाते हैं। एसिड बेसिस, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और जो बेस होता है वो क्या करता है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो वो टेस्ट से हम लोग पहचान लेते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये देखो, एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कॉन्टेन्स हाइड्रोजन एंड व्हेन विच इज डिजोल्व इनटू वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयंस। मतलब कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो डिफिनेशन बोला हूं उसको लिख लेना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको कि अगर मैं वाटर में डाल दूं, ठीक है, वाटर में डाल दूं तो उसमें से H प्लस निकल के आए, उसमें H प्लस निकल के आए। जैसे मान लो HCl, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। HNO3, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप इसको वाटर में डाले तो ये H प्लस दिया और H प्लस दिया, ये H प्लस निकल जाता है, ठीक है, और ये H प्लस निकल जाता है। मतलब कि वाटर में डालने से H प्लस अगर मिलेगा तो ये क्या होगा, एसिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जो एसिड जितना ज्यादा H प्लस आयन दे सकता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सब कुछ नोट कर लेना, सब कुछ ऑर्गेनिक में यूज होगा, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं बोलूं कि ये 2 मोल दे सकता है H प्लस एक्वस सोल्यूशन में और ये 2 मोल दे सकता है एक्वस सोल्यूशन में, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। अगर मैं मालूम बोलूँ कि 2 मोल दे सकता है वाटर में और ये 2 मोल, ये 3 मोल दे सकता है, ठीक है, 3 मोल H प्लस दे सकता है, तो मैं बोलूंगा HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl से, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ कैसे पहचानेंगे, ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा बेस क्या होता है, अ बेस इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस। सुनो, जैसे मान लो तुम्हारे पास NaOH है, ठीक है, तो जो OH है ना उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए OH माइनस में, और OH माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, नोट कर लेना, और ये Na प्लस और प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। इसका मतलब इसको डिसॉल्व करे तो OH माइनस वाला पार्ट बाहर निकल जाए तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। मतलब कि एसिड और बेस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के वजह से क्या है, अगर किसी भी एसिड को तुम वाटर में डालोगे तो H प्लस आयन देना चाहिए, अगर किसी भी एसिड से किसी भी बेस को वाटर में डालोगे तो OH माइनस आयन देना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है होता है तो वो एसिड कहलाएगा और वो बेस कहलाएगा। समझ में आया। स्ट्रॉन्गर एसिड्स का कुछ एग्जांपल लिख लो, मैं बोल के बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है ना। देखो स्ट्रॉन्गर एसिड्स में जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लो, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, या फिर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, HNO3 निट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, याद कर लेना, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब इसका 100% डिसोसिएशन होगा, मतलब इन तीनों के लिए क्या होगा, अल्फा 100% होगा। वीक एसिड्स के नाम याद कर लो, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये क्या है तुम्हारे, ये क्या है तुम्हारे वीक एसिड्स हैं। क्या है, वीक एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का नाम याद कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH एंड KOH, ठीक है ना। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। वीक बेस कुछ नोट कर लो, वीक बेस होता है NH4OH, ठीक है, CaOH होल 2 मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल 2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड AlOH होल 3। समझ में आया आपको, ठीक है। सारे जो भी मैं एग्जांपल बोला हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड का, वीक बेस का, सारा याद कर लेना। जो वीक बेस होगा या फिर वीक एसिड होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। समझ में आया, इतने सारे चीजें नोट कर लेना, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में, अगर नीट में आता है कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से बताओ एसिड का क्या डेफिनेशन है, तो जो H+ दे सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। समझ में आया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। क्या है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी दोनों साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। देखो उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया, मतलब सबको अपने अपने तौर पे बताया, ठीक है ना, कि सब कोई गुपचुप कैसे खाता है मेरे कहने का मतलब, आपका गुपचुप खाने का तरीका कुछ और होगा, खट्टा मीठा डाल के खाते हो, कोई सिर्फ खट्टा डाल के खाता होगा, वैसे ही एसिड बेस का डिफिनेशन है, ठीक है। आर्हेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एसिड बेस ऐसे होता है, ऐसे डिफाइन करते हैं उसको। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने किसी और तरीके से एक्सप्लेन किया। आखिरी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड बेस का डिफिनेशन कुछ और दिया, अपने हिसाब से दिया, ठीक है। तो सबका अपना अपना हिसाब है, अपना अपना तरीका है, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने का। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या था, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, समझाने वाला पार्ट मैं लिख के समझा दूंगा, ठीक है। लिख लेना आप। एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which has a tendency to give a proton that means H plus, and a base is defined as a substance which has a tendency to accept a proton that is H plus, ठीक है। in other words an acid is a H plus donor whereas a base is a H plus acceptor, ठीक है। समझ में आया, सुनना मेरी बात सुनना देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, HCl प्लस H2O, ठीक है, और ये तुम्हारा बनता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक। ये कैसे बना होगा, देखो ये HCl ऐसे है तुम्हारा, ठीक है, प्लस H2O ऐसे है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा Cl माइनस है, मतलब ये अपना हाइड्रोजन लूज कर चुका है, ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, देखो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, H2O एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन को, ठीक है। और दे कौन रहा है, ये दे रहा है, H प्लस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। दे कौन रहा है, ये दे रहा है। तो जो देता है, ठीक है, जो देता है, जो प्रोटॉन, जो H प्लस डोनर होता है, जो देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो ये तुम्हारा एसिड हुआ, ठीक है। अच्छा एक्सेप्ट कौन किया, H2O किया, H2O H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, बेस हुआ, ठीक है। समझ में आया तुमको, समझ में आया। अब हम रिवर्स रिएक्शन के लिए देखते हैं, इधर से इधर आने के लिए। ये देखो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब कि रिवर्स में भी रिएक्शन चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। Cl माइनस HCl कब बनेगा, रिवर्स रिएक्शन में, जब यहां से एक H प्लस ले ले। तो अगर ये H प्लस ले रहा है, जो H प्लस एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, तुम्हारा बेस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस हो गया। और अगर ये Cl माइनस H प्लस ये ले रहा है और ये डोनेट कर रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एसिड हो गया। मतलब इस पूरे रिएक्शन में 2 एसिड और 2 बेस हैं। इसको एसिड 1 बोल दूं तो इसको एसिड 2 बोलूंगा, इसको बेस 1 बोल दूं इसको बेस 2 बोलूंगा। समझ में आया आपको, समझ में आया। तो मतलब HCl और Cl माइनस, देखो HCl और Cl माइनस, देखो HCl और Cl माइनस, एसिड और बेस पेयर बन गया, एसिड और बेस पेयर बन गया। और यहाँ पे H2O बेस और H3O प्लस, ये भी एसिड बेस पेयर बन गया, ठीक है ना। मतलब कि तुमको 2 एसिड बेस पेयर मिल गए। तो HCl जो एसिड है उसका जो बेस होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा H2O जो तुम्हारा बेस है उसका ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। सर क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया सर, अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। देखो
मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्रॉन्स्टेड लॉ क्या बोलते हैं कि अगर कोई एसिड है किसी भी रिएक्शन में तो उसका कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट होगा। तो कैसे पहचाने कॉन्जुगेट बेस, मैंने बता दिया, वो तरीका बताया, ठीक है ना, कि कैसे एसिड बेस पहचाने की किसी भी रिएक्शन में ब्रॉन्स्टेड लॉ कॉन्सेप्ट से। जो H+ देगा, ठीक है, वो क्या होगा, तुम्हारा एसिड होगा। जो H+ लेगा वो तुम्हारा बेस होगा। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो, ठीक है, क्या पूछेगा डायरेक्ट, मैं वही आपको समझा देता हूँ। क्या फालतू का मतलब बकैती मारो, वो नहीं करता हूँ, ठीक है। हमारा क्रैश कोर्स है, तो जो एग्जाम में पूछेगा मैं डायरेक्ट आपको वो बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपसे देखो, जैसे आपको पूछेगा, देखो HF है मान लो, और तुम्हारे पास H2SO4 है। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारे एसिड्स हैं दोनों। क्या एसिड्स हैं? अरे भाई H2SO4 एसिड है, ये भी तुम्हारा एसिड है, तुमको पता है। तुमको पूछेगा कि बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बोलेगा दोनों का कॉन्जुगेट बेस बताओ। अगर एसिड हुआ, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस पूछेगा। अगर बेस हुआ तो उसका क्या पूछेगा, कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा। कॉन्जुगेट वर्ड तो हमेशा लगाना रहेगा, ठीक है। और अगर बेस होगा तो यहाँ एसिड लिख देना, या एसिड होगा तो यहाँ बेस लिख देना, ठीक है। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि H+ ऐड करना है कि H+ घटाना है। सुनो कैसे याद करेंगे, मैं अपने टाइम पे कैसे याद रखता था। एसिड में ए से याद करता था आशिकाना आलम, ठीक है, और बी से याद रखता था बेस के बी से बकैती, ठीक है, बकैती। अब सुनो, सुनना मेरा। एसिड में ए से आशिकाना आलम, बी से क्या हुआ, बकैती हुआ, ठीक है ना। या तो तुमको H+ जोड़ना होता है, ठीक है, या फिर तुमको H+ हटाना होता है, मतलब निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर H+ ऐड करना होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों में क्या करे वही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सुनो, तुमको क्या फाइंड करना है, देखो तुमको क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको देखो, तो कॉन्जुगेट बेस तुमको फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है तो बी से बकैती मारना है। बकैती मारना मतलब क्या होता है, स्कूल से भाग जाना, स्कूल से भाग जाना। स्कूल से भाग जाना मतलब किसी चीज को घटा देना, ठीक है, मतलब तुमको H+ हटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसमें से H+ हटा दो, ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब एक H हटा दो तो क्या बनेगा, F- बनेगा। F- बनेगा, क्या बनेगा, F- बनेगा। इसमें से एक H हटा दो तो क्या बनेगा, HSO4- बनेगा तुम्हारा। इसका मतलब कि इन इन एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। वैसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ दूसरा। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास बेस दिया हुआ है NH2-, ठीक है, और NH3, ये तुम्हारे पास बेस दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है। कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है उसको देखो, कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना है। ए से क्या हुआ, आशिकाना आलम, आशिकाना आलम, आशिकाना आलम, ठीक है, मतलब कि देखो किसी चीज को ऐड करना है खुशी खुशी में। आशिकाना आलम कब गाओगे, जब तुम खुश हो गए, मतलब कोई चीज तुमको जोड़नी है, ठीक है। तो H+ को तुमको जोड़ना है, ठीक है, क्या करना है, H+ जोड़ना है। जोड़ना मतलब क्या, पॉजिटिव रहना, ठीक है, किसी चीज को जोड़ना मतलब पॉजिटिव। और लाइफ में किसी चीज को हटा देना मतलब सेपरेट करना, ठीक है। मतलब अगर बकैती मारना है तो किसी चीज को अपनी जिंदगी से हटा दो, तो H+ यहाँ से हटाना हुआ, ठीक है। जो फाइंड करना है, देखा यहाँ पे आशिका अनालम, जिंदगी में बहुत खुशी है, ठीक है। तो H+ तुमको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो H+ इसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, NH4+ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, NH4+ बनेगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये तुम्हारे इन बेसिस के कॉन्जुगेट एसिड हुआ। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस याद करने का ये सबसे आसान तरीका मेरे लिए था, ठीक है। बाकी आपको कैसे याद रखना है आपकी मर्जी। चलो, तीसरा कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए, और यही जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। सुनो, क्या होता है एसिड और बेस लेविस के हिसाब से, लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and a base is defined as a substance which is capable of donating lone pair of electrons। lone pair electrons क्या होता है, वो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, नहीं पढ़े हो तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना, ठीक है ना, कि लोन पेयर क्या होता है। उतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोन पेयर क्या होता है वो जानते होंगे। लोन पेयर मतलब क्या होता है कि जो कि बॉन्ड शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको लोग बोलते हैं लोन पेयर। मतलब एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब कि एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब जो बेस है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। जैसे देखो NH3, तो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, और यहाँ NH3, ठीक है, यहाँ पे ये लोन पेयर होता है, मतलब यहाँ पे
दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो लोन पेयर को ही हमेशा हम लोग सिर्फ डोनेट कर सकते हैं, याद रखना। तो ये कहीं पे डोनेट किया जा सकता है, मतलब कि ये तुम्हारा बेस की तरह रिएक्ट करता है। और इस बेस, ऐसे बेस का डिफिनेशन किसने दिया था? लेविस ने दिया था। तो मैंने बोल दिया कि ये लेविस बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेविस बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेविस बेस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, लेविस बेस कहलाता है। वैसे लेविस एसिड्स होते होंगे। लेविस एसिड्स मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, याद कर लेना। ठीक है, BF3 AlCl3 AlCl3 एंड FeCl3, ये तीनों जो हैं वो क्या है? लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लेविस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, BF3 का एग्जांपल बहुत पूछता है कि बताओ BF3 लेविस एसिड है कि लेविस बेस है? तो आप क्या बोलोगे? लेविस एसिड्स है, लेविस एसिड्स है। ठीक है, NH3 क्या है? लेविस बेस है। ठीक है, और डिफिनेशन जो था मैंने बता दिया है। एन एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादा क्लियर होगा, और ये यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट होगा ये वाला, ठीक है, लोन पेयर, तो वो बेस की तरह करेगा, बेस की तरह करेगा बिहेव। और अगर एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो कैसे बिहेव करेगा? लेविस एसिड की तरह। क्या पूछता है, कौन से एग्जाम्पल पूछता है, मैंने लिख दिया, डिफिनेशन बता दिया। ठीक है, डिफिनेशन बता दिया, समझ में आया आपको? चलो अब बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसकी क्या पहचान है? सर ने बताया था कि एक्वा सोल्यूशन में जितने ज़्यादा H+ आयंस फर्निश होंगे, जितने निकलेंगे, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। समझ में आया? ठीक है, हमको ये समझ में आया। जितने ज़्यादा H+ निकलते हैं उतना ही ज़्यादा Ka की वैल्यू होती है, Ka की वैल्यू होती है। Ka मतलब क्या? आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kb मतलब क्या? आयनेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। आयनेशन कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, बस उसका नाम बदल गया। ठीक है, तो अगर तुम 2 वीक एसिड लोगे और दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन लोगे, क्या लोगे? दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन लिए, और दोनों का स्ट्रेंथ अगर आप मेजर करना चाहते हो, तो स्ट्रेंथ, अगर एक एसिड तुम्हारा Ha1 है और दूसरा एसिड तुम्हारा Ha2 होगा, ठीक है, मान लो, जैसे मान लो तुम्हारा HCl है और तुम्हारे पास HBr है। ठीक है, दोनों एसिड को तुमको क्या करना है? कि स्ट्रेंथ मेजर करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha1 बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha2, लिख लेना जो पूरा लाइन बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट Ka1/Ka2 होगा। समझे? मतलब कि अगर तुमको 2 एसिड दी हुई हैं और दोनों की वैल्यूज दी Ka1 Ka2, तो तुमको फाइंड करना है कि बताओ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में क्या रिलेशन है। तो आप क्या निकालोगे? इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, उसका अंडर रूट ले लोगे, तो आपको मिल जाएगा इन दोनों के स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि के, आयनाइजेशन कांस्टेंट को भी क्या बोलते हैं? के बोलते हैं, कि 2 वैल्यू आपको गिवन रहेगी। के की वैल्यू तुमको गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁴, और एक के की वैल्यू तुमको गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये किसी और एसिड के लिए, किसी और एसिड के लिए। तो बताओ कौन सी एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी? तो के की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी, ठीक है, वही ज़्यादा H+ आयन निकाल सकता है, और वही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मतलब ये देखो, ये वैल्यू ग्रेटर है, मतलब कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये भी निकालने आता है। ठीक है, यही निकालने को आता है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है। इन द सेम केस, अगर तुमको केवी वैल्यूज गिवन हो बेस के लिए, केवी बेस के लिए लिखते हैं, बी से मतलब बेस होता है। तो जिसके लिए केवी की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, प्रोवाइडेड दैट दोनों बेस का सेम कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है। सेम कॉन्सेंट्रेशन मतलब इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। इक्विमोलर मतलब क्या? दोनों का जो मोलैरिटी है दोनों सेम लिया गया है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम लिया गया है। जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, सबके बेसिस पर नोट्स बनाना और सब कुछ नोट्स में लिख लेना, तभी आने की इक्विलिब्रियम क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत आपको होगी। चलो अब बढ़ते हैं आगे। जो देखो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है बस वही पढ़ेंगे, क्योंकि आने की इक्विलिब्रियम से तो ऐसे ही बच्चों को डर लगता है। तो जो जैसे समझा रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, सब कुछ कर लो। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको, आने का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपको नेट ही तो निकालना है, PhD नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट लेना है। पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस का, पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो यहाँ से
एक ही क्वेश्चन बनता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा H2X कोई तुम्हारा एसिड है, वो मान लो पहले इसमें से एक H निकला तो H प्लस प्लस HX माइनस बनेगा। अभी HX माइनस को दोबारा लिखो और ये जो तुम्हारा H है फिर से निकाल लो, तो ये H प्लस हो गया प्लस X2 माइनस हो गया प्लस X2 माइनस हो गया, ठीक है। इसके लिए जो K की वैल्यू है वो Ka1 है, इसके लिए वैल्यू है Ka2 है, इसके लिए क्या है Ka2 है। अगर मान लो इसको डायरेक्ट तुम यहाँ कन्वर्ट करते, H2X को तुम कन्वर्ट करते किस में, 2H प्लस प्लस X2 माइनस में, 2 इसलिए लगाया था कि यहाँ +2 चार्ज है और यहाँ 2 माइनस चार्ज है, दोनों न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, दोनों क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, समझ में आया, ठीक है। दोनों क्या हो जाए, न्यूट्रल। ये तो सही था भाई, 1 प्लस -2 और यहाँ -4, यहाँ पे 0 न्यूट्रल है तो 2 प्लस, हाँ ये 2, ये बैलेंसिंग का पार्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है, तो आपको बोला जाएगा कि बताओ Ka की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, K1 इंटू Ka2 इंटू Ka2, ठीक है। दूसरा चीज आपसे क्या पूछा जाता है कि बताओ दोनों वैल्यूज में से कौन सी ग्रेटर होगी, तो आप बोलोगे Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। इसका एक्सप्लेनेशन केमिकल बॉन्डिंग से आता है कि किसी भी कंपाउंड के पास जब चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल होता है उसमें से हाइड्रोजन को निकालना कम आसान होता है, ठीक है, कम आसान होता है, मतलब कि जल्दी इसमें से निकाल सकते हो H2X में से, और इसमें से क्या कर सकते हो, इसमें से ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आपको निकालने के लिए। तो K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, K1 इज ग्रेटर देन Ka2, ठीक। और सेम चीज़ बेस के लिए होगा। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि K1 और K2 में कौन सा ग्रेटर है, K1 ग्रेटर है, K2 कम है, ठीक है ना, K1 ज़्यादा है, K2 कम है। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए वैल्यू K1 है, K2 है, तो इस पूरे रिएक्शन के लिए K की वैल्यू कितनी होगी, जैसे आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, K1 इंटू K2 होगी। आयनेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ही है, ठीक है, समझ के रखना। और सेम बेस के लिए होगा, ठीक है ना, सेम बेस के लिए होगा, बस एक जगह क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, एक जगह क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, जैसे बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ नोट करते जाना। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और छूट गया था लेविस कॉन्सेप्ट में, कि तुम देखे होगे कि जो एक एसिड है उसका क्या आता था, कॉन्जुगेट बेस आता था। कॉन्जुगेट तो आपको वर्ड लिखना ही था, बेस यहाँ लिखे तो उसके लिए भी हमको यहाँ कॉन्जुगेट वर्ड लिखना ही था। लेकिन यहाँ पे अगर एसिड है तो यहाँ पे हम लोग बेस लिखते थे, और यहाँ बेस आता है एसिड लिखते थे, मतलब एसिड का कॉन्जुगेट बेस आता था और बेस का कॉन्जुगेट एसिड आता था। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। और इसका उल्टा उल्टा भी सही है, रिवर्स भी सही है, ठीक है। कि अगर मान लो यहाँ वीक बेस हुआ तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आया, तो ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लो तुम्हारे पास HCl है, ठीक है, तो इसका तुमको क्या निकाल, ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस निकालना है, कॉन्जुगेट बेस निकालना है, ठीक है। तो H प्लस को ऐड करना रहता है या फिर घटाना रहता है, तो इसमें क्या करना होगा, क्या निकालना है, कॉन्जुगेट बेस, बी से बकैती मारना, बकैती मतलब मारना है मतलब निकाल देना है H प्लस को, ठीक है। H प्लस निकाल देना, यहाँ से निकाल देंगे Cl माइनस। तो तुमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा और वो क्या होगा, वीक होगा। समझ में आया आपको, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या होता है, ठीक है ना। Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि HCl तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। क्लियर है आपको, चलो अब पढ़ते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से समझना, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ आपको बता दूंगा। देखो जो वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स द प्योर वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस शोज दैट वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वाटर होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इतना तुमको समझ में आ गया कि वो पूरा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि H2O जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टूट के H प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो टूटेगा जरूर, बात है, टूट जाएगा तुम्हारा, टूटेगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में, और अपने आप टूट जाता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन मतलब क्या, आयंस में टूटना, सेल्फ मतलब खुद से टूट जाना, ठीक है। अगर मैं इसके लिए K की वैल्यू लिखूंगा, देखो K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो क्या लिखूंगा, H प्लस OH माइनस बाई H2O।
अगर क्वेश्चन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछे या H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछे, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम होता है। इस H प्लस को मैं यहाँ पे H3O प्लस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे H3O प्लस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछे या फिर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, ये हमको समझ में आया। अच्छा, अब इतना आप याद कर लो, इतना याद कर लो कि जो H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है 55.55 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर, ठीक है। याद रखना, इस वैल्यू को भी याद रखना, ठीक है, कि H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, H2O का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो मतलब मोलैरिटी, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 55.55 मोल्स पर लीटर होती है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू को मैं इधर अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी K इंटू H2O, ठीक है, इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 55.55 मोल्स पर लीटर, ठीक है। इसी के प्रोडक्ट को देखो, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं, हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल क्या आया, ये पूरी क्वांटिटी आई, मतलब क्या आई K इंटू 55.555, मतलब इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं KW, ठीक है। KW से क्या होता है तुम्हारा, वाटर होता है, W से मतलब क्या होता है, वाटर होता है, मतलब जो KW होता है वो K इंटू 55.55 के इक्वल होता ही है, और ये जो तुम्हारा KW होता है, यही KW जो होता है वो H प्लस और OH माइनस के मल्टीप्लीकेशन के भी इक्वल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी, आपसे बोलेगा बताओ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, बस 55.55 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। बहुत बार तुमको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज KW दिया रहेगा, तुमको OH माइनस फाइंड करना रहेगा, बच्चों को पता है नहीं कि कौन से फॉर्मूला कब अप्लाई करें, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बनते। तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है मैंने बता दिया यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि आपका प्योर वाटर है, ठीक है, अब क्या है, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के लिए क्या होता है कि तुम्हारे जो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होता है दोनों इक्वल होते हैं प्योर वाटर के लिए, याद रखना, ठीक है, याद रखना। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 298 केल्विन पे आयनाइजेशन ऑफ वाटर को करवाया जा रहा है, तो जो KW की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14, याद रखना इस चीज को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू बच्चे भूल जाते हैं। क्वेश्चन में बस इतना गिवन रहेगा कि एट 298 केल्विन, ठीक है, तो आप समझ जाना कि एट 298 केल्विन वाटर का आयनाइजेशन करवाया जा रहा है, तो आप क्या समझ जाओगे कि KW की जो वैल्यू वो कितनी है 10⁻⁻14 है, -14 है, और प्योर वाटर है तो H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। तो एट 298 केल्विन की अगर हम बात करें तो KW की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁻14, और इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन X तो इसका भी X, तो ये क्या हो गया X स्क्वायर हो गया, तो X की वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻7 आ गए, मतलब कि एट 298 केल्विन एंड फॉर प्योर वाटर, ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ठीक है। इसको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 298 केल्विन पे KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, ठीक है ना, और प्योर वाटर के लिए H प्लस का और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। जब तक क्वेश्चन में प्योर वाटर गिवन ना हो तब तक इस एजम्पशन को मत लेना। अगर 298 केल्विन गिवन हो तो समझ जाना कि KW की वैल्यू 10⁻⁻14 है। अच्छा, इससे क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो मैंने बता दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दिया रहेगा, आपको आयनिक प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, K को मल्टीप्लाई कर दे 55.55 से तो KW मिल जाएगा, मतलब आयनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो KW होता है, KW आयनिक प्रोडक्ट दैट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना इस चीज को, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू बढ़ेगी, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज KW इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, याद रखना। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि 298 केल्विन पे X वैल्यू है किसकी, KW की, और मान लो 500 केल्विन पे
ये x1 है, ये x2 वैल्यू है KW की, तो बताओ कौन सी ग्रेटर होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज किए तो KW की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, मतलब ये KW2 KW1 है तो KW2 इज ग्रेटर देन KW1 होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। लिख लेना, सब कुछ नोट्स बना के लिख लेना, सब कुछ नोट्स बना के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलो ये हमको समझ में आ गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताता हूँ। सुनना, क्वेश्चन सुनना। Calculate the H3O plus concentration and OH minus concentration at 25 degrees centigrade in 0.02 मोलर HCl solution। ठीक है, क्या आपको फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो HCl कैसे टूटेगा वाटर में, जरा बताना। तो H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, ये हमको समझ में आया। या H2O ऐड कर दो, ठीक है ना, वाटर में। अच्छा, ये हमको समझ में आया। H प्लस बोले या H3O प्लस बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो देखो HCl से तुम्हारा H प्लस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। H2O से भी H प्लस निकल के आएगा यहाँ से, क्योंकि H2O का भी सेल्फ आयनाइजेशन होगा और H2O से बनेगा तुम्हारा क्या, OH माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो तुमको इस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताना है और इस H प्लस प्लस इस प्लस प्लस का कंबाइंड तुमको बताना है कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मतलब H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताना है। तो कैसे देखो निकालेंगे, देखो देखो कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात सुनना। सबसे पहले जब HCl को तुम वाटर में डालोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें, पूरा टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में। टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये पूरा टूट जाएगा। तो इसका तुम कितना लिए थे, 0.02 मोलर लिए थे, तो इसका H प्लस कितना बनेगा, 0.02 मोलर बनेगा। ठीक है, 0.02 मोलर बनेगा, इतना हमको समझ में आया। तो हमको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, दैट इज H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। ठीक है, कितना होगा, 0.02 मोलर होगा, दैट इज 2 × 10⁻² मोलर होगा। अब हमको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना। तो बहुत बच्चे को तो समझ ही नहीं आता कि इस HCl सोल्यूशन में OH माइनस कैसे आएगा। तो भाई HCl सोल्यूशन बोले हो तो मतलब वाटर में डालो, वाटर में डालो तो वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन भी होगा और वहां से OH माइनस भी आएगा। ठीक है, OH माइनस भी आएगा। क्वेश्चन अगर आप लिखे होगे जो मैं बोला था, तो उसमें बोला था कि कैलकुलेट द H3O प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब केल्विन में कितना हुआ, 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। मतलब 298 केल्विन पे तुमको दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो H प्लस का तो तुमको मिल गया, H प्लस मेजरली कहाँ से आ रहा था, HCl से आ रहा था। OH माइनस कहाँ से आएगा, H2O से आएगा, तो H2O से आएगा। अच्छा, इसका सेल्फ आयनाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। अच्छा, अब क्या इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, क्या नहीं इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कब इक्वल लेते थे, प्योर वाटर के लिए। तो ये सिर्फ प्योर वाटर है क्या, नहीं है, उसमें आप क्या ऐड कर चुके हो, HCl ऐड कर चुके हो, मतलब वो प्योर वाटर नहीं है, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल नहीं है। लेकिन 298 केल्विन पे ये गारंटी है कि हमेशा KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होगा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन, मतलब कि 298 केल्विन, 298 केल्विन पे तुम्हारा KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम फाइंड कर चुके हो कितना, 0.02। ठीक है ना, 0.02 दैट इज 2 × 10⁻² इंटू, ठीक है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से फाइंड कर लो, डिवाइड करके निकालोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ मोलर आ जाएगा। बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा कि सर क्या इस H जो H2O से H प्लस आ रहा था, इस H प्लस को आप टोटल H प्लस में नहीं ऐड करोगे क्या। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि H2O जो है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है ना, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम डिसोसिएट करता है। HCl तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बहुत ज्यादा H प्लस यहाँ से आएगा, तो यहाँ से बहुत कम आएगा। तो इस H प्लस को इसके कंपेरिजन में आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन जब आपको OH माइनस फाइंड करना था तो वो आपको फाइंड करना ही होगा, क्यों, क्योंकि HCl से OH माइनस तो आएगा नहीं, सिर्फ H2O से OH माइनस आएगा। ठीक है, तो आप OH माइनस कैसे निकाले, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाले। तो ये कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया। प्योर वाटर बोलेगा क्वेश्चन में तभी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। ये प्योर वाटर क्यों नहीं था, क्योंकि HCl इसमें जोड़ दिए। लेकिन अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि 298 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको किया जा रहा है। ठीक है, तो 298 केल्विन पे हमेशा KW की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻⁻14 होगी। समझ में आया, समझ में आया। तो ये था आपका डिसोसिएशन एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। ठीक, अब आगे देखो, पीएच।
pH, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से pH से, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है pH से। pH जो है एक तरह का स्केल होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस नापते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसे नापते हैं, देखो pH स्केल में देखो होता क्या है ऐसा स्केल होता है, ये तुम्हारा 7 हुआ और 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 तक रीडिंग होता है, ठीक है ना। होता क्या है कि अगर ये 7 जो है ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट होता है, मतलब जिस भी सब्सटेंस का जो पीएच होगा वो वैल्यू 7 पे होगी, ठीक है, तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा, मतलब ना एसिड होगा ना बेस होगा। अगर इसके इस साइड जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब कि वो ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा सब्सटेंस। अगर इसके इस साइड जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब कि अगर तुमको हम ये बोले कि दो सब्सटेंस है तुम्हारे पास, एक का पीएच है 9, एक का पीएच है 10, ठीक है, तो बताओ कौन ज़्यादा बेसिक है, तो इधर जा रहे हो तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो 10 जिसका पीएच है वो ज़्यादा बेसिक है। कोई सब्सटेंस है, किसी का तुम्हारा जो है पीएच 1 है, किसी का पीएच 2 है, तो बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक कैरेक्टर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा होगा एसिडिक, ये कम होगा एसिडिक, तो पीएच जिसका 1 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, पीएच जो 2 होगा वो कम एसिडिक होगा। समझ में आया। अच्छा, पीएच का जो बेसिक फार्मूला होता है उसमें जो पी का मतलब होता है लॉग, माइनस लॉग, जहां भी पी लगा हो समझ जाना माइनस लॉग, क्या माइनस लॉग, माइनस लॉग, ठीक है, तो पी एच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग, ठीक है, पी से लिख दिया माइनस लॉग, एच से लिख देते हैं एच प्लस, एच प्लस लिखे या फिर एच प्लस सॉरी H3O प्लस लिखे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है, मतलब पीएच का जो बेसिक फार्मूला होता है ये होता है। वैसे मैं बोलूं कि अगर मान लो आपको POH लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो P का मतलब होता है माइनस लॉग, लिख दी, OH से OH माइनस लिख दो, ठीक है, तो ये POH हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो तुमको PKA लिखना है, तो P का मतलब क्या होता है माइनस लॉग, K मतलब सिर्फ Ka लिख दो, ठीक है, आयनेशन कांस्टेंट, PKB लिखना है आपको, ठीक है, ये आयनेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, बी से क्या होता है बेस, तो P का मतलब क्या होता है माइनस लॉग, KB मतलब KB लिख दो बस, ठीक है, तो ये सब लिखने आना चाहिए, ठीक है, बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता कि PKA क्या लिखे, तो P से मतलब माइनस लॉग, K से बस K लिख दिया, तो सब मैंने बहुत आसान तरीके से लिखना आपको सिखा दिया, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करें, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 298 केल्विन, 298 केल्विन, तो इस पे होता क्या है कि पी एच प्लस POH, PKW तो होता ही होता है, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर्स, बट हमको क्या पता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन KW की वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 का पावर -14 हो जाती है, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास PH प्लस POH की जो वैल्यू है वो 14 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछा जाता है कि एट 298 केल्विन पीएच प्लस पीओएस की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी, कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है। ये कब होगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा ये वाला रिजल्ट, ये तो हमेशा वैलिड है एट ऑल टेम्परेचर। समझ में आया। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो PKW मतलब P मतलब क्या माइनस लॉग, KW की वैल्यू कितनी होती है इतने टेम्परेचर पे, 10 का पावर -14, ठीक है, तो एक्सपोनेंट और लॉगरिथम के आप रूल्स में पढ़ोगे, लॉगरिथम बेसिक मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे कि ये वाली जो क्वांटिटी है जो पावर में होती है 10 के पावर में इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो माइनस इंटू -14 और log 10, ठीक है, log 10 और बेस यहाँ पे 10 हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, तो ये कितना हो गया +14 हो गया। तो ये मैं आपको यहाँ लॉगरिथम नहीं सिखा रहा हूँ, लॉगरिथम आप चैप्टर पढ़े होगे बेसिक मैथमेटिक्स में, नहीं पढ़े होगे तो लॉगरिथम सर्च करना यूट्यूब पे, ठीक है ना, लॉगरिथम का बस रूल्स याद कर लेना कि लॉगरिथम को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर पढ़े होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैंने जब फिजिक्स क्लास को पढ़ाया था अपना तो बीच बीच में बता दिया था कि लॉग कैसे सॉल्व करते हैं और बाकी चीज़ें डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था। तो फिजिक्स क्लास को देखो तो बहुत अच्छी बात है, लॉगरिथम सॉल्व करने नहीं आता है तो देख लेना कि लॉगरिथम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लॉगरिथम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आयनिक इक्विलिब्रियम सिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पता है कैसे पूछेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ POH इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ PH, तो आपको याद होना चाहिए कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, बस माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। दूसरा रिलेशन देखो, दूसरा रिलेशन देखो,
के ए इंटू के बी इज इक्वल टू होता है के डब्ल्यू। ये क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर। आगे पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू होता है एट ऑल टेम्परेचर्स। पर अगर हम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बात करें तो यही हो जाता है पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। ठीक है, मतलब कि ये जो दोनों रिलेशन है, ये दोनों जो रिलेशन है वो दोनों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वैलिड होंगे। तो क्वेश्चन में आपको गियर आएगा, पता है क्या, कि पी के ए की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है ना, पी के वी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, तो बताओ कि पी के वी की वैल्यू कितनी होगी। तो याद रखना पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो एक और चीज यहां से पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में पी के ए गिवन रहेगा, बताएगा, पूछेगा आपसे, बताओ एसिड कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा कम स्ट्रॉन्गर है। तो देखो पी के ए किसके लिए लिखेंगे, जरा बताओ, यहाँ पे ए है मतलब एसिड के लिए लिखेंगे, एसिड के लिए लिखेंगे। तो पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब कि पी के ए वैल्यू जितने ज्यादा होगी उतना ही एसिड कम स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब कि लार्जर द वैल्यू ऑफ पी के ए वीकर इज द एसिड। याद रखना इनवर्स रिलेशन होता है। वैसे ही पी के बी के लिए, पी के वी के लिए तुमको 1 by स्ट्रेंथ ऑफ बेस होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस होगा। ठीक है, देखो आयनेशन कांस्टेंट में क्या होता था, जरा बताना, तो आयनेशन कांस्टेंट में क्या होता था, आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जितना ज्यादा होगा उतना ही H+ निकलेगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा तुम्हारे पास, उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा एसिड का। मतलब कि के या के वी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस होगा। लेकिन अगर पीके और पीके बी वैल्यू गिवन हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, के और के बी से मत निकाल देना, बच्चे गलती करते हैं। पीके और पीके बी वैल्यू गिवन हो तो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। पीके ए वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही एसिड क्या होगा, वीकर होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि दो बेस हैं, एक बेस का पीके वी जो वैल्यू गिवन है वो मान लो 2 गिवन है सपोज करो, दूसरे बेस का पीके वी जो वैल्यू है गिवन है वो 4। बताओ दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक है, तो पीके वी वैल्यू जिसकी पीके वी वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ ऑफ बेस उतना ही कम होगा। मतलब पीके वी वैल्यू जिसकी कम होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस होगा, मतलब बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो पीके वी वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। याद रखना लार्जर द वैल्यू ऑफ पीके ए और पीके बी वीकर इज द एसिड ऑफ द बेस। जितना ज्यादा पीके बी की वैल्यू होगी उतना ही बेस वीकर होगा, उतना ही बेस वीकर होगा। तो पीके बी की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है तो ये बेस ज्यादा वीकर है, और ये बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। तो अभी ये लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अब तुरंत सोचने लगे होंगे कि अरे सर आयनिक इक्विलिब्रियम तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई इतना जल्दी रिएक्ट मत किया करो। कुछ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, पेशेंस रखा करो, लाइफ में पेशेंस रखोगे तभी आगे बहुत आगे जाओगे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम अगर मैं इसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया होता तो पागल से हो जाते, क्योंकि ये बहुत ही टफ चैप्टर बच्चों को लगता है। तो मैंने सोचा है कि इसको मैं 2 पार्ट में करूंगा। ठीक है, ये हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है, पीएच में मैं यहाँ खत्म करता हूँ। ये जो फॉर्मूले हैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं अगला लेक्चर मतलब पार्ट 2 शुरू करूंगा तो पीएच के क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा। अभी आपका काम क्या है कि इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लो, जो बोला हूँ जो लिखा हूँ दोनों के बेसिस पर नोट्स बना लेना। एक एक चीज जो बोला हूँ सब कुछ नोट करना, तभी आयनिक इक्विलिब्रियम क्लियर होगा। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे आपके। और बीच में जो भी अभी तक 3-4 क्वेश्चन करवाया हूँ और जो बोलता हूँ कि देखो इस कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहाँ से ये पूछा जाता है, सब कुछ अपने नोट्स में दिखा करो। ठीक है, अभी मैं आपको क्या होमवर्क दे रहा हूँ कि अभी जितने भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ, ठीक है, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगी, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट से बेस्ड जो भी एग्जांपल्स होंगे, ठीक है ना, वो आप बना के रखना। ठीक है ना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट डे ही आपको क्या आ जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 भी आ जाएगा। वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, पीएच का क्वेश्चन और साल्ट हाइड्रोलाइसिस जो हो गया हमारे पास, और बफर सोल्यूशन हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, फिर हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना, एकदम झमाझम मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, झमाझम सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और एक बात सुन लो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप इससे पहले कभी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हो तो ऐसा नहीं होगा,
ऐसा नहीं होगा कि एक बार में ही अगर आप 50 क्वेश्चन उठा तो 50 क्वेश्चन बन जाए। गलतियां करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन देखोगे, मेरे कॉन्सेप्ट से लिंक करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, तभी एक ऐसा दिन आएगा जब तुम सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो जो बच्चे पहले से कुछ ना कुछ पढ़े हुए थे, तो अब तो देखेंगे तो तुम मजा आ जाएगा, अच्छे से तुम सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन सारे बनने लगेंगे तुम्हारे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको अगर बनाना है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा यार, ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, एक बार में ऐसा कभी नहीं होता कि 20 क्वेश्चन उठा 20 नहीं बन रहा है। हाँ, 20 क्वेश्चन में से फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप उठा रहे हो तो 20 में कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, 20 में मतलब 50% बनना चाहिए। अगर पहली बार आने इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो और बना रहे हो पहली बार, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है यार, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट सबका होता है। ये नहीं कि कोई भी जीनियस हो एक बार में पढ़े उसे सारे क्वेश्चन बन गए हो। हाँ, अंतर होता है, आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो, वो पहले ही पढ़ के बैठ चुके थे, तो दोबारा पढ़ें तो रिवीजन भी हो जा रहा है और उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं, इस तरीके से वर्क किया जाता है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, समय समय पर बताना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में। जितना भी बोला हूँ इस लेक्चर में, जितना भी लिखा हूँ, दोनों के बेसिस पे नोट्स बना लेना। इस पे बेस्ड जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, एनसीईआरटी होगा, उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल होंगे इस टॉपिक्स के, आप सॉल्व करने का ट्राई करना। और ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो भी मैंने बताया पार्ट 1 में, पूरा सब कुछ याद करके रखना, वो आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, बाय बाय।